हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे। ये 2023 है, इसमें बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं, बहुत सारी, है ना। क्योंकि 2024 में इलेक्शन है तो बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। तो कोशिश करो कि जो 2023 में भर्तियां आने वाली हैं इसमें आप कैसे भी सिलेक्शन अपना ले लो। तो पता नहीं इतनी सारी भर्तियां कब आए। कोशिश करो कि सारी पोस्ट की बहुत सारी भर्तियां आने वाली है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। जितनी आप मेहनत करोगे उतनी ही आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी जॉब मिलने की। जितनी जॉब मिल जाएगी तो फिर तो क्या परेशानी है। हाँ, कोशिश करो कि आपको जॉब मिल जाए इस साल के अंदर अंदर। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है आपकी करंट अपडेट्स की, मॉर्निंग करंट अपडेट्स की। जो हमारे फिलहाल करंट अपडेट्स होते हैं उसकी बात करेंगे आज हम। तो आज डेट क्या है? 9 फरवरी 2023, 9 फरवरी 2023 आज डेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अपडेट्स, मॉर्निंग करंट अपडेट्स। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है इंटीग्रेटिव मेडिसिन सेंटर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या प्लान किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे ना उसमें इंटीग्रेटिव, है ना, इंटीग्रेटिव मेडिसिन सेंटर्स बनाएगी। अभी इंटीग्रेटिव मेडिसिन सेंटर्स क्या है? देखिए, जो हमारे यहाँ की, जो हमारे कल्चर की से रिलेटेड कोई मेडिसिन प्रैक्टिस है ना, जैसे आयुर्वेदा है, योगा वगैरह है ना, ये सब जो प्रैक्टिस है इन सबको लेके आएगी। ये सब जो है होम्योपैथी होगी, आयुर्वेदा हो गए, ये सब जो है इनको हॉस्पिटल जो है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, क्योंकि अभी जो हम काम कर, जो अभी अभी हमारे यहाँ पे इलाज होता है वो वैसा वाला इलाज होता है, सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला, है ना। लेकिन जो ये आयुर्वेदा वाला इलाज हो गया, है ना, ये सब जो इलाज होते हैं इन सबको भी हम लेके आएंगे। कहाँ पे? ये जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले स्टार्ट कराएंगे। अगर ये सब अच्छे से रहा तो उसको फिर सारे मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में फैलाने की कोशिश करेंगे। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, क्या नाम है उसका? आयुष, AYUSH, आयुष। तो ये जो आयुष स्कीम है ना, ये बेसिकली इसीलिए लॉन्च की गई थी, इसलिए लॉन्च की गई थी कि जो हमारे यहाँ की प्रैक्टिस है ना, जो मॉडर्न मॉडर्न ये है मेडिसिन वाली प्रैक्टिस जो आजकल हॉस्पिटलों में चलती है ना, उसको उसको उसकी बात ना करके जो हमारी प्रीवियस, मतलब जो पुरानी, हमारे पुराने जमाने से चली आ रही है, जो हमारी है ना, जो हमारी प्रैक्टिस है मेडिसिन की, उनके ऊपर काम किया जा सके। जैसे आयुष की फुल फॉर्म बताते हैं मैं आपको, आयुष की फुल फॉर्म बताता हूं मैं आपको। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धि, एच फॉर होम्योपैथी, है ना। तो ये आयुष की पूरी फुल फॉर्म है। क्या? ए से आपका आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धि और एच से होम्योपैथी। तो ये देखिए, इसमें सारी जितनी भी ओल्ड प्रैक्टिसेस है ना, वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो गई हैं। ये जो आयुष स्कीम है इसके अंदर सब इंक्लूड हो गई है। तो ये एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है। ये जो मेडिकल सेंटर्स खोलने वाली है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इनके अंदर ये बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है। क्योंकि देखिए, अगर हम आपने आयुर्वेदा की बात करें और सारी जो है मेडिकल प्रैक्टिसेस है, देखिए ये जो है बहुत कारगर होती है ना। ये बहुत चीजों में जो है बहुत ज्यादा मदद करती है, ऐसी चीजों में भी बहुत ज्यादा मदद कर देती है जैसी जिनमें ये मॉडर्न जो आपकी मेडिसिन चल रही है, जो आजकल हॉस्पिटल्स में चलती है ना, जो डॉक्टर्स वगैरह दवाई वगैरह देते हैं, ये भी इतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती जितनी अच्छी तरह से ये हमारी जो प्रैक्टिस है ये काम कर देती है ना। तो इनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना, और दूसरा वो क्यों, एक तो इनको प्रमोट करना, ज्यादा से ज्यादा लोग इनके बारे में जान सके ताकि लोग इनके बारे में भूले ना, है ना। क्योंकि देखिए, आजकल बहुत सारे लोगों को नहीं पता आयुर्वेदा में क्या होता है, बस ये पता है आयुर्वेदा है, ये नहीं पता आयुर्वेदा में क्या होता है, योगा कोई नहीं करता, है ना। इतनी ये सब प्रैक्टिस है, इनका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है इंडिया में। तो ये हमारी मॉडर्न प्रैक्टिस, ये हमारी जो है ओल्ड प्रैक्टिस है ना, ये हमारी है ना, हमारे देश की, हमारे देश में बनाई गई है ना, हमारे देश में शुरू हुई थी। तो ये जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, ये जो मेडिसिन प्रैक्टिसेस है हमारी ट्रेडिशनल, इनको हम भूले ना, और इनका जो यूज है ज्यादा से ज्यादा कर सके, इनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके। इसी चीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है। ये जो आयुष स्कीम आई थी ये भी इसीलिए आई थी ताकि ये जो सारी प्रैक्टिसेस है इनको ज्यादा से ज्यादा जो है प्रमोट किया जा सके, है ना। तो ये जो आपकी आयुष टेक्नोलॉजी, ये जो आपकी आयुष स्कीम है, ये इसमें बहुत ज्यादा अपनी अहम भूमिका निभाने वाली है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है। जैसे मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1.5 मतलब 1.5 लाख वेलनेस सेंटर खोले थे, जो किसके ऊपर बेस्ड थे, मतलब जो अलग अलग गांव होते हैं ना, तो गांव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने,
है ना, कितने 1.5 लाख के आसपास के, हाँ, जो आयुर्वेदा पे बेस्ड थे, जो आयुर्वेदा पे बेस्ड थे। ऐसे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले थे, 1.5 लाख, मतलब बहुत सारे 1.5 लाख खोले थे अलग अलग गाँव में। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को, जो गांव के लोग हैं, उनको पता चले आयुर्वेदा के बारे में, फिर उनको पता चले आयुर्वेदा के फायदा क्या है, फायदे क्या है, लोगों को और को पता चले आयुर्वेदा के फायदे क्या है, और उसके बाद वो आयुर्वेदा से भी अपना इलाज कराना शुरू करें, है ना। आयुर्वेदा की जो जड़ी बूटियां होती है, मेडिसिन होती है, उनको लेके अपना इलाज कराना शुरू करें। तो ये जो है आपका इंटीग्रेटिव मेडिसिन सेंटर, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में खोले जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना, हर एक उसमें। और उसमें जो है जो मॉडर्न आपकी टेक्नोलॉजी वाली, जो आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली जो मॉडर्न मेडिसिन चलती है ना आपकी, उसके साथ साथ ये आयुर्वेदा वगैरह और ये जो हमारी ओल्ड प्रैक्टिस है, ये भी एक ही जगह पे हुआ करेगी, है ना। आपको जिससे कराना है आप उससे करा सकते हो। तो ये जो है प्रमोट करने के लिए हमारी जो आपकी जो ओल्ड मेडिसिन प्रैक्टिस है इंडिया की, उनको प्रमोट करने के लिए ये जो चीज है लाई गई है ना। ये जो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ला रही है, इसलिए ला रही है। चलिए दूसरी न्यूज देखते हैं। दूसरी न्यूज क्या है? के सत्यानारायणा राजू नेम्ड एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ कैनरा बैंक। तो ये जो है आपके के सत्यानारायणा राजू, ये नए सीईओ और एमडी बन गए हैं, कहाँ के? कैनरा बैंक के। ठीक है, एक तो आपको इसमें ये बात याद रखनी है, ये जो है आपके के सत्यानारायणा राजू, ये जो है नए एमडी और सीईओ बन गए आपके, कहाँ के? कैनरा बैंक के। फिर आपको इसमें दूसरी बात क्या याद रखनी है? दूसरी बात इसमें याद रखने वाली है कि ये किसकी जगह पे आए, मतलब इनसे पहले कौन था, ये पता होना चाहिए। इनसे पहले थे एलवी प्रभाकर। कौन? एलवी प्रभाकर। इनसे पहले कौन थे? एलवी प्रभाकर। तो ये जो दो चीज तो आप अच्छे से याद रखिएगा। क्या क्या? एक तो ये जो है के सत्यानारायण राजू जो है ये नए बने हैं एमडी और सीईओ, कहाँ के? कैनरा बैंक के। दूसरा इन्होंने किसको रिप्लेस किया, किसकी जगह पे आए हैं? ये हैं आपके एलवी, है ना, ये आपके आए हैं एलवी प्रभाकर की जगह पे। किसकी जगह पे? एलवी प्रभाकर की जगह पे। और इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, फैक्चुअल न्यूज हो गई, क्योंकि देखिए ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि जो सत्यानारायण है ये जो है पहले कहाँ काम करते थे, कैसे इनका जीवन बीता है, ये सब आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपसे बस यही पूछेगा, और कोई पूछेगा कि कैनरा बैंक जो है इसके नए जो सीईओ या फिर एमडी चुने गए वो कौन है, तो आप सीधे लगा सकते हो कि के सत्यानारायण राजू। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया, ये किसी ने पूछ लिया तो एलवी प्रभाकर। फिर और आपसे क्या पूछ सकते हैं इसमें और आपसे कैनरा बैंक के बारे में पूछ सकते हैं। कैनरा बैंक क्या है, कब बना था, क्या हाँ इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ का इसके ऑफिस है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो चलिए कैनरा बैंक के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए कैनरा बैंक जो है ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होता है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। मैंने आपको बताया ना, पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आए, सेक्टर वो सॉरी, और प्राइवेट मतलब पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आए, जो हमारी सरकार है, भारतीय सरकार, उसके अंदर आए, उसके नीचे काम करे। और जो प्राइवेट है जो अलग से काम करे, है ना, उनके अलग से मालिक होते हैं। तो जैसे ये है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक, ये जो आपका कैनरा बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब सरकार के अंदर आता है ना। सरकार की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंदर आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसके अंदर ये आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आपका आता है, आपका कैनरा बैंक आपका आता है। और कैनरा बैंक के बारे में बताऊंगे कब ओपन हुआ था, ये पता होना चाहिए कब ओपन हुआ था। ये ओपन हुआ था 1 जुलाई 1901 को। कब ओपन हुआ था, कब ये खुला था? 1 जुलाई 1901 को ये खोला था। किसके द्वारा खोला गया था? अनिवल सभा। क्या? अनिवल सभा राव। क्या नाम है? अनिवल सभा राव, है ना, इनके द्वारा ये खोला गया था, अनिवल सभा राव। ठीक है ना। और इनका इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में। जब ये खोला गया था, जब पहली बार खुला था तो मैंगलोर में खुला था। ठीक है, मैंगलोर में खुला था, लेकिन इस टाइम पे जो इसके हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? बेंगलोर में, है ना। और इसके रीजनल ऑफिस कहाँ है, मतलब इंडिया से बाहर इसके और कहाँ का ऑफिस है? रीजनल ऑफिस नहीं, जो इंटरनेशनल ऑफिस है इसके कहाँ है? जैसे लंदन में है, दुबई में है इसका एक इंटरनेशनल ऑफिस, और न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क मतलब अब देखो ये देश हो गए तीनों। लंदन मतलब लंदन तो आप सभी जानते हो, इंग्लैंड की बात हो रही है। और दुबई मतलब यूएई की बात हो रही है। और न्यूयॉर्क मतलब यूएसए की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है। तो यहाँ पे इसके सब ऑफिस है, इंटरनेशनल ऑफिस है। ओके, तो आप मेरे हिसाब से सारा कुछ समझ गया होगा, समझ गए होगे। पहला पॉइंट क्या याद रखना है आपको, कि के सत्यानारायण राजू जो है ये नए सीईओ और एमडी चुने गए कैनरा बैंक के। इन्होंने किसको हटाया है? एलवी प्रभाकर को हटाया है। इसकी जगह पे बने। फिर कैनरा बैंक के बारे में मैंने आपको क्या बताया, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसके अंदर आता है। फिर मैंने आपको बताया खुला कब था? 1 जुलाई 1901 को खोला गया था मैंगलोर में, है ना। 1 जुलाई 1901 को खोला गया था मैंगलोर में, है ना। सॉरी 1 जुलाई 1901 नहीं, ये थोड़ी सी गलती हो गई। 1 जुलाई 1906 को,
1 जुलाई 1906 को, 1 जुलाई 1901 को नहीं, 1 जुलाई 1906 को ये खोला गया था मैंगलोर में। मैंगलोर जो जगह है वहां पे। और किसने खोला था? एमाबेल सुब्बाराव। किसने? एमाबेल सुब्बाराव के द्वारा ये खोला गया था। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर बेंगलोर में। आज के समय इसके हेडक्वार्टर बेंगलोर में। और इसके जो अलग इंटरनेशनल ऑफिस है, जो अंतरराष्ट्रीय ऑफिस है, वो कहाँ पे? लंदन, दुबई और न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए आगे की न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नासा इसरो जॉइंट सैटेलाइट निसार। तो देखिए, इसरो और नासा एक सैटेलाइट के ऊपर काम कर रहे हैं दोनों मिलकर साथ में। उस सैटेलाइट का नाम क्या है? निसार, है ना। इस सैटेलाइट का नाम है निसार। तो देखिए, नासा क्या है? नासा भी आप सबने सुना होगा, ये एक स्पेस एजेंसी है ना, जो अंतरिक्ष वाली एजेंसीज होती हैं, जो अंतरिक्ष के ऊपर काम करती हैं। कहाँ की? ये है आपकी यूएसए की। यूएसए मतलब अमेरिका की। और इसरो का है? इसरो इंडिया की है। ये दोनों ही स्पेस एजेंसी है। नासा जो है यूएसए की है और इंडिया की कौन सी है? इसरो, है ना। ये दोनों मिलके एक सैटेलाइट बना रही हैं। दोनों एक साथ मिलकर, जॉइंट का मतलब दोनों एक साथ मिलकर सैटेलाइट बना रही है, जिसका नाम है निसार। तो देखिए, निसार तो है ना, काफी दिनों से न्यूज में है। पिछले दो साल के आसपास से न्यूज में है कि निसार जो है बनाया जा रहा है। तो फिर इसको मैं अब क्यों पढ़ा रहा हूँ, है ना। आप सोचोगे, अगर आपको पता है पहले से कि निसार न्यूज में है, बहुत समय से आपने पढ़ रखा होगा निसार के बारे में अगर, तो आप सोचोगे कि ये तो बहुत समय से न्यूज में है, तो फिर क्यों पढ़ाया जा रहा है इसको? देखिए, इसको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि अभी ये दोबारा न्यूज में आ गया है ना। क्योंकि देखिए, अभी ये बन रही है सैटेलाइट, है ना। इसमें बहुत सारी इसके इक्विपमेंट्स हैं। कुछ इसके नासा में बनाए जाएंगे, कुछ इसके इसरो में बनाए जाएंगे। लॉन्च जो है इसको इसरो के द्वारा किया जाएगा, असेंबल को इसरो के द्वारा किया जाएगा। तो क्या हो रहा है कि इसका एक इक्विपमेंट है ना, इसमें एक डिवाइस है, इसमें एक उपकरण है जो लगना है, जो नासा में बनाया गया था, मतलब अमेरिका, कैलिफोर्निया में बनाया गया था। अमेरिका का एक शहर है कैलिफोर्निया, वहां पे बनाया गया था। और जब ये बनने के बाद अब इसको इसरो के पास तक लाया गया है, मतलब इंडिया में इसको लाया गया है। तो वो जो उपकरण है, उस उपकरण को भारत में लाया गया है। इस वजह से ये पूरा न्यूज में आ गया है आपका निसार। अब ये निसार होगा क्या? निसार करेगा क्या? देखिए, निसार एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट होगा। अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट क्या होता है? देखिए, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट क्या होता है? ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ को ऑब्जर्व करता है, जो हमारी पृथ्वी है उसको देखता है सारा कुछ। जैसे क्या करेगा? ये अर्थ की मैपिंग करेगा। मैपिंग करेगा मतलब सारी अर्थ को देखेगा, सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। पूरे मैप, जो मैपिंग होती है ना, पूरा जैसे मैप होता है, तो पूरा देखेगा कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा। और इन सबको, इन दोनों को इन्फॉर्मेशन देगा नासा और इसरो को। फिर दूसरा क्या करेगा ये? फिर दूसरा ये देखेगा कि फॉरेस्ट कवर कैसा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, मतलब जंगल कितने हैं, पेड़ पौधे कितने हैं, कितने नहीं है, ये सब देखेगा। फिर आइस कवर देखेगा, है ना। फिर पानी की स्थिति देखेगा, है ना। ये पानी की स्थिति कैसी है सब जगह पे, आगे जाके किसी को परेशानी तो नहीं होनी, ये सब देखेगा। फिर मैंने आपको क्या बताया? आइस कवर देखेगा कि पानी, जो बर्फ की परत जमी हुई है, कैसी कैसी कहाँ पे जमी हुई है, ये सब भी देखेगा, है ना। ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, सब जगह पे देखेगा, और जगह भी देखेगा, है ना। और क्या देखेगा? और ये सब चीजें मेजर करने की कोशिश करेगा। जैसे अर्थक्वेक वगैरह आने वाले होते हैं, है ना। इन सबको पता चल जाता है ना, अर्थक्वेक आने वाला है या फिर कहीं पे बहुत ज्यादा बाढ़ आने की आशंका है, तो इन सबको भी मॉनिटर करेगा। मॉनिटर करके क्या करेगा? इन दोनों को न्यूज देगा। फिर जो है वो इस हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरी अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बोलते हैं। जो ऐसे सैटेलाइट होती है उनको क्या बोलते हैं? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। जो पूरी अर्थ, जो हमारी पूरी पृथ्वी है, उसको मेजर करेगा, उसको देखेगा, उसकी हर एक हरकत पर ध्यान रखेगा। ठीक है, और फिर इन लोगों को बताएगा। तो ये जो आपकी निसार है, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, तो इसका एक उपकरण है। उस उपकरण का नाम क्या है? अब उस उपकरण का नाम भी पता होना चाहिए जो यहाँ पे आया है। उसका नाम है जेट प्रोपल्सन लाइब्रेरी। क्या नाम है? जेट प्रोपल्सन लाइब्रेरी, है ना। लेबोरेटरी वैसे बोलते हैं, पर सॉरी, लाइब्रेरी नहीं, लेबोरेटरी। जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी, लैब होती है ना, लैब जो होती है जैसे हमारे स्कूल्स वगैरह में होती है, साइंस लैब हो गई, है ना। तो ये जो लैब होती है, इसका पूरा नाम क्या होता है? लैब जो है शॉर्ट फॉर्म होती है, इसका पूरा नाम होता है लेबोरेटरी। तो ये एक लेबोरेटरी है, जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी। ठीक है, ये यहाँ पे बनाई गई है नासा में। अब इसको भेजा गया है कहाँ पे? इसरो पे भेजा गया, मतलब भारत में भेजा गया है। तो इस वजह से न्यूज में आ गई है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? सीरिया आल्सो हिट बाय अर्थक्वेक। देखिए, अर्थक्वेक के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको कल सुबह भी पढ़ाया था, फिर कल शाम की जो मेरी करंट अपडेट्स की वीडियो थी उसमें पढ़ाया था। कहां पे आया है अर्थक्वेक? टर्की और सीरिया में आया है। मैंने आपको कल सुबह पढ़ाया था, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो है खाली टर्की में नहीं आया अर्थक्वेक, ये सीरिया में भी आया है, दोनों जगह आया है अर्थक्वेक, है ना। हालांकि टर्की में जो है नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है सीरिया के मुकाबले, लेकिन नुकसान जो है, लोग जो मरे हैं और जो नुकसान वैसा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो सीरिया में भी हुआ है। तो अब देखिए दिक्कत क्या आ रही है
कि देखिए जो भी कंट्री है, जो भी देश है ना, वो टर्की को तो मदद पहुंचा पा रहे हैं। मदद मतलब जैसे खाने पीने की चीजें, मेडिकल इक्विपमेंट, पैसे कोई दे रहा है, ऐसे करके जो पूरी मदद है ना, रेस्क्यू टीम भेज रहा है, जैसे भारत ने भेजी है, वो टर्की को तो सब भेज रहे हैं, लेकिन सीरिया को कोई नहीं भेज रहा है ना। सीरिया को कोई नहीं भेज पा रहा। भेजना तो चाहते हैं कंट्रीज, लेकिन भेज नहीं पा रहे। क्यों नहीं भेज पा रहे? देखिए यूएसए और जो आपकी यूरोप की कंट्री है ना, जैसे फ्रांस वगैरह, ये सब जर्मनी वगैरह हो गई है ना, इंग्लैंड वगैरह हो गई, इनके जो सैंक्शन लगे हुए हैं किसके ऊपर? सीरिया के ऊपर। इनकी तरफ से सैंक्शन लगे हुए हैं सीरिया के ऊपर, है। तो ये सैंक्शन हटाने को तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि अभी अभी रशिया ने ये बात उठाई। रशिया ने क्या बोला कि देखिए ऐसी स्थिति है, इतनी मतलब बेकार स्थिति है देश की, सीरिया की भी, टर्की की भी, तो अगर टर्की को सब मदद भेज रहे हैं तो सीरिया को भी तो मदद भेजो, वहां पे भी तो परेशानी हुई है, वहां पे भी तो प्रॉब्लम चल रही है। तो रशिया ने उठाया मुद्दा, लेकिन तो अब कंट्री भेज भी नहीं पा रही, कंट्री नहीं भेज पा रही इनके सैंक्शन की वजह से, यूएस और यूरोप की सैंक्शन की वजह से। तो रशिया ने क्या बोला? रशिया ने बोला है कि जस्ट अ मिनट, हाँ, रशिया ने बोला है कि आप जो क्या करिए, जो यूएस है, आपने जो सैंक्शन लगाए हुए हैं सीरिया के ऊपर, आप इनको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर दीजिए, या तो फिर नया प्रावधान ले आइए, है ना, जिससे क्या होगा, कंट्री आराम से सीरिया की मदद कर सके, इसको भी मदद पहुंचा सके, जो जिस चीज की जरूरत है, खाना पानी, है ना, रेस्क्यू टीम, मेडिकल टीम, ये सब भिजवा सके, मेडिकल इक्विपमेंट, और इसकी भी मदद हो सके। लेकिन देखिए जो आपका यूएस है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा। वो क्या कह रहा है कि नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए यूएसए और सीरिया के बीच में प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा, पूरी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, कहां से लेके 2011 से लेके पूरी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। क्योंकि सीरिया में क्या हो रहा है, सीरिया में इस टाइम पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, सीरिया में इस टाइम पे बहुत ज्यादा सिविल वॉर चल रही है, 2011 से ही चल रही है यहाँ पे सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है? सिविल वॉर का मतलब अंतर्युद्ध चल रहा है 2011 से ही, है ना। 2011 से पूरी जो मतलब पीक पे चली है, हालांकि पूरी अगर देखें तो स्टार्ट तो 2000 से ही हो गई है, लेकिन जो अपने चरम पे चल रही है पूरी, वो 2011 से चल रही है। ऐसा क्यों चल रही है? देखिए जब मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको सीरिया वाला जो पूरा किस्सा बताऊंगा, उसमें सब कुछ बताऊंगा। अभी आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूं कि देखिए क्या है, सीरिया में इनके नए प्रेसिडेंट आए। जब इनके नए प्रेसिडेंट आए ना, तो वो एक तरह मतलब वो प्रेसिडेंट तो थे इनके, है ना, इनके यहाँ वो वोटिंग वाला सिस्टम तो था नहीं, लेकिन जब वो आए तो वो एक डिक्टेटर की तरह है। डिक्टेटर मतलब क्या होता है? जैसे हिटलर था, उसको किसी का ख्याल नहीं था, अपने लोगों का भी ख्याल नहीं था और किसी का भी ख्याल नहीं था, ऐसे ऐसे थे इनके वो जो आपके प्रेसिडेंट है, जो इस टाइम पे भी इनके प्रेसिडेंट है सीरिया के। उनका नाम क्या है? उनका नाम है बशर अल असद। क्या नाम है उनका? बशर अल असद। बशर अल असद, है ना। अब क्या हुआ, जब ये आए तो 2011 में इन्होंने मतलब बहुत सारी पॉलिसी ऐसी लेके आए ये, जिसकी वजह से लोग खुश नहीं थे। तो 2011 में लोग, ये 2000 में आए थे, सन 2000 में, तो लोग इनसे खुश नहीं थे। 2011 में क्या हुआ, 2011 में लोगों ने इनका बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, मतलब इनके खिलाफ रैली निकालना शुरू कर दिया। इस बात से गुस्सा होकर बशर अल असद ने क्या किया, अपनी मिलिट्री उतार दी अपने लोगों के अगेंस्ट, अपने लोगों के सामने, और मिलिट्री ने अपने लोगों को मार दिया। अब जब लोगों को मारा गया यहाँ पे, तो बस फिर तो पहले तो थोड़ी बहुत लोग ही रैली निकाल रहे थे, फिर पूरा देश निकल के आ गया रैली निकालने के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो सरकार थी और इधर जो लोग हैं, इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई, और जब इसे सिविल वॉर यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ पे रशिया और यहाँ पे यूएसए का क्या मतलब है, रशिया क्या मतलब है, देखिए ये क्या हुआ कि जो सीरिया है ना, सीरिया की सरकार ने मदद मांगी रशिया की कि हमारी मदद करो, हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे अंतर्युद्ध चल रहा है। तो सीरिया और रशिया के रिलेशन काफी अच्छे हैं, है ना, काफी ठीक रिलेशन थे। तो रशिया जो है मान गया इनकी मदद करने के लिए। अब रशिया जैसे यहाँ पे कूदा, एकदम से यूएस को क्या लगा, अब रशिया तो पूरी लाइमलाइट ले जाएगा, तो मैं भी कूद जाता हूँ। यही होता है इनके यहाँ पे कि अगर रशिया कूद रहा है तो यूएस से कूदता है, यूएस से कूदता है तो रशिया होता है। डायरेक्टली एक दूसरे से लड़ते नहीं है ना, और किसी के यहाँ पे चल रहा होता है वहां पे कूद के उनको भी खराब करते हैं, अपना अपना मतलब निकालते हैं। तो जब रशिया कूदा बशर अल असद की तरफ से, जो इनकी सरकार थी उसकी तरफ से, तो जो लोग थे ना, जो लोग अगेंस्ट लड़ रहे थे बशर अल असद की सरकार के अगेंस्ट जो लड़ रहे थे, मतलब सीरिया के जो लोग थे, उनकी तरफ से कौन आया? यूएसए आया। क्या क्या कह के आया यूएसए? ये कह के आया कि इन लोगों का जो मानव अधिकार है उसको छीना जा रहा है, ह्यूमन राइट को छीना जा रहा है, इस वजह से हम इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि यूएसए सबका मानव अधिकार छीनता है, कोई मतलब नहीं है, पर चलो यहाँ आ गया, है ना। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि बशर अल असद बहुत अच्छे आदमी है, ये यूएसए गलत कर रहा है, ये कोई अच्छे आदमी नहीं है, उन्होंने बहुत सारे उल्टे सीधे काम किया, अपने लोगों को मरवाने, कोई अच्छे काम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो यूएस का कूदना है ना, वो गलत है। चलिए रशिया की तो मदद मांगी गई थी बशर अल असद की तरफ से, लेकिन यूएस से तो किसी ने मदद नहीं मांगी, फिर भी ये कूद गया जबरदस्ती। और ऐसा नहीं है कि चलो ये कूद भी गया तो ये लोगों की मदद ही कर रहा है वहां पे, नहीं, लोगों की मदद नहीं कर रहा है वहां पे। ये क्या कर रहा है, रशिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए खड़ा है, हाँ।
रशिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए खड़ा है, क्योंकि देखिए दो दो पार्टी तो ये हो गई आपकी, कौन कौन सी, बशर अल असद वाली जो वहां की गवर्नमेंट है सीरिया की, दूसरी जो लोग है वो हो गए, इसमें एक और तीसरी पार्टी भी है। वो तीसरी पार्टी कौन सी है, वो तीसरी पार्टी है आपकी इस्लामिक स्टेट, है ना, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक स्टेट, वो भी है सीरिया में, है ना, वो इन दोनों से भी लड़ रही है। देखिए ऐसे समझ लीजिए आप, इतना मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये सीरिया की पूरी सिविल वॉर लड़ना, सिविल वॉर समझना। इसीलिए तो मैंने कहा था कि जब आपको मैं वर्ल्ड जो हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें आपको बताऊंगा सीरिया की पूरी क्या है, वो जो सीरिया की पूरी वो है सिविल वॉर कैसे कैसे हुई है। तो समझ लीजिए ये सीरिया है ना, ये सीरिया है, इसको अगर दो हिस्से में बांट दो, तो ये वाला जो इलाका है ये तो यहाँ के लोगों ने ले लिया, तो यहाँ पे लिख देते हैं एल फोर लोगों ने ले लिया, और ये जो है ये वाला एरिया इसकी गवर्नमेंट ने ले लिया। फिर ये ऊपर वाला जो एरिया है, ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये किसके पास है, ये है आपका आईसिस के पास, है ना, आईसिस के पास, है ना, इस्लामिक स्टेट के पास। आईसिस मतलब इस्लामिक स्टेट, वही इसी को शॉर्ट में आईसिस कह देते हैं। तो ये भी लड़ रहा है ना, ये इन दोनों के खिलाफ भी लड़ रहा है, ये दोनों आपस में भी लड़ रहे हैं। फिर रशिया कूद गया सरकार की तरफ से, और यूएस से कूद गया इनकी तरफ से। ये यहाँ पे रशिया यूएस से भी लड़ रहे हैं, है ना, ये दोनों, ये इनसे भी लड़ रहा है जो इस्लामिक स्टेट है, और ये दोनों भी इससे लड़ रहे हैं, और फिर ये दोनों आपस में भी लड़ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा आपको सीरिया की जो सिविल वॉर है। जब मैं आपको पूरी डिटेल में पूरा एक लेक्चर लूंगा ना इसके लिए, तब आपको समझ में आएगा। अभी आप फिलहाल ये समझ लीजिए, क्योंकि यूएसए जो है इन लोगों के खिलाफ है, जो इनकी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ है, इस वजह से यूएसए ने सेंसर लगा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी मदद, कोई भी वो भेजेगी, जैसे यहाँ पे अर्थक्वेक के मामले में कोई भी मदद भेजी जाएगी, तो वो सरकार को ही तो भेजी जाएगी, लोगों को थोड़ी भेजी जाएगी मदद, वो सरकार को भेजी जाएगी, और सरकार के खिलाफ है यूएसए, इसलिए यूएसए मान नहीं रहा सेंसर हटाने के लिए, है ना। क्योंकि सेंसर हटाने इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा तबाही हुई है, ये कोई इतनी अच्छी हालत में देश नहीं है, 2011 से जो है सिविल वॉर लड़ रहा है, तो पैसे वैसे होने का कोई मतलब नहीं है इनके पास, वैसे ही बहुत बेकार इकोनॉमिक चल रही है इनकी सिचुएशन। उसके बाद ये कैसे संभालेंगे अपने आप को। मान लीजिए टर्की की तो सब मदद कर रहे हैं, टर्की तो एक बार को उठ जाएगा, लेकिन सीरिया का क्या होगा जब उसकी मदद ही नहीं करने दे रहा कोई किसी को। तो यही पॉइंट उठाया है रशिया ने, ठीक है। लेकिन रशिया के पॉइंट उठाने के बावजूद भी यूएसए के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी है ना, यूएसए ने ये बोला हम कुछ करेंगे, ना ये वाला हम नहीं करेंगे, क्योंकि रशिया ने 2-3 दिन पहले ये पॉइंट उठा दिया है, लेकिन यूएसए ने अभी तक कुछ बोला नहीं है। तो समझिए यूएसए कितना क्रूअल हो सकता है ना, कितना नालायक हो सकता है यूएसए इस चीज में, आप देख लीजिए आप। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है आपकी। नेक्स्ट न्यूज है आपकी यूएस फिलीपींस डील ऑन मिलिट्री एक्सेस। तो यूएस की बात हो रही है, यूएसए और फिलीपींस, ये दोनों देश है। फिलीपींस कहां पड़ता है आपका, फिलीपींस आपका पड़ता है यहीं नीचे साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है आपका फिलीपींस। अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका इंडिया है ना, इसके नीचे है ये हो गया, ये हो गया, है ना। यहां पे आपका क्या हो गया, यहां पे आपका वो हो गया, ये इंडोनेशिया हो गया। यहाँ पे फिलीपींस देखो यहाँ पे कहीं पे पड़ेगा आपका, ऐसे पानी में है, ये प्रशांत महासागर हो गया, यहाँ पर चाइना हो गया, यहाँ पर वियतनाम कंबोडिया ये सब हो गया, लाओस। तो आपका फिलीपींस यहाँ पे कहीं पड़ेगा ऐसे, ये आइलैंड द्वीप है आपका, है ना। आइलैंड द्वीप नहीं, मतलब आइलैंड को द्वीप बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में। तो जो आइलैंड कंट्री है आपका, मतलब द्वीप का समूह है ये जो देश है फिलीपींस जो है। तो ये जो फिलीपींस है इसके साथ यूएसए ने एक पैक्ट साइन कर लिया, एक डील साइन कर लिया, मिलिट्री डील। देखिए क्या है, यूएसए की फिलीपींस के साथ बहुत पहले समय से जो है डील चली आ रही है, बहुत पहले समय से चली आ रही है। लेकिन अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले ये जो डील है इसका जो मतलब पूरा कार्यकाल था, है ना, जब एक डील कोई साइन होती है तो एक समय के लिए साइन होती है ना, कि 10 साल के लिए हो गई, 20 साल के लिए हो गई, 25 साल के लिए हो गई, 30 साल के लिए हो गई। तो इसका जो कार्यकाल था वो खत्म हो गया। अब इनकी डील क्या थी, इनकी मिलिट्री डील क्या थी, कि जो फिलीपींस है ये कभी इसकी आर्मी इतनी मजबूत होनी नहीं है, छोटी सी कंट्री है, ज्यादा लोग भी नहीं है, तो इसने यूएसए के साथ डील साइन कर ली। क्या डील साइन करी कि यूएसए जो है हमेशा जो यूएसए की मिलिट्री है वो इनकी मदद करेगी, किसकी, फिलीपींस की। जब भी किसी परेशानी में फंसेगा तो फिलीपींस इसकी मदद करेगी। अब क्या है कि जब ये डील खत्म हो गई तो यूएसए की आर्मी यहां से चली गई, क्योंकि पहले तो यूएसए की आर्मी ने जो बेस बना रखे थे अपने, तो उन पे जो है वहां पे रह के फिलीपींस की मदद कर रही थी। अगर मैं आपको बताऊं ना तो यूएसए ने कितने बेस बना रखे हैं पूरी दुनिया में, यूएसए के पूरी दुनिया में 750 बेस है, मिलिट्री बेस, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, अलग अलग कंट्री के आसपास, पानी में कहीं, समुद्र में कहीं, है ना, ऐसे। और अकेले ही उनमें से 120, उनमें से अकेले 120 तो एशिया में ही आपके। तो ये जो है आपका फिलीपींस जो है 4 तो इसी में है ना। तो ये जो बेसिस है, अब इन पे यूएस आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि फिलीपींस के साथ इसकी जो डील थी वो खत्म हो गई है। अब यूएस आना क्यों चाहता है लेकिन फिलीपींस के पास, क्योंकि चाइना की वजह से। देखो ये मैंने आपको क्या बताया, ये चाइना, ये फिलीपींस है, ये जो है ना ये समुद्र, ये वाला ये है आपका साउथ चाइना सी।
और मैंने आपको कई बार बता दिया कि चाइना साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है, जो आसपास की कंट्री है सबसे बोल रहा है साउथ चाइना सी जो है हमारा है, और जितनी भी कंट्रीज है ना ये अगर सोच रही है इनका है तो इनका नहीं है, हमारा है। इनमें जो है बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जा रहा है, मैंने आपको बताया था ना बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जा रहा है। आर्टिफिशियल मतलब नकली आइलैंड जो नेचुरल नहीं होते, जो प्रकृति से नहीं बनते, अपनी तरफ से आइलैंड मतलब द्वीप, वहां पे अपनी तरफ से बना रहा है वहां पे, और कह रहा है कि देखो ये हमारा हिस्सा है, इस वजह से ये जो समुद्र है ये भी हमारा हिस्सा हो गया। तो ऐसे करके ये जो सब आसपास के देश है इनको परेशान कर रहा है कौन, चाइना। तो इनको काउंटर करने के लिए यूएस का यहाँ होना बहुत जरूरी है, ये यूएस का सोचना है, इन कंट्रीज का सोचना है। इसीलिए इन दोनों कंट्रीज ने डील साइन की है कि यूएस जो है जो डील पहले चल रही थी उस डील को आगे बढ़ा के इन्होंने साइन कर लिया, जो मिलिट्री डील चल रही थी, अब यूएस जो है यहाँ पे अपनी आर्मी को भेज सकता है, ठीक है। इसी न्यूज से रिलेटेड ना एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। क्या हुई है कि रशिया ने भी एक कंट्री के साथ डील साइन कर ली है इसी वाले इलाके में, है ना। इसी वाले इलाके में रशिया ने भी एक कंट्री के साथ डील साइन कर ली थी। मैंने अभी आपको बताया कि जहां रशिया जाएगा वहां यूएस जरूर कूदेगा, जहां यूएस जाएगा वहां रशिया जरूर कूदेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं। तो कोई ये नहीं चाहते कि किसी भी इलाके में कोई सा आगे निकल जाए। तो जैसे यहाँ पे जब ये सीरिया वाली लड़ाई चल रही थी तो रशिया को बुलाया गया तो जबरदस्ती यूएस से कूद गया। तो उसी तरह से अब जो ये फिलीपींस के साथ यूएसए की डील शुरू हुई है, तो अब जबरदस्ती कौन कूदेगा, अब रशिया यहाँ पे कूद रहा है। तो ये एक डील हुई है यहाँ पे रशिया और एक कंट्री के बीच। ये जो कंट्री यहीं पे है वो कंट्री है ना, ये साउथ ईस्ट एशिया में वो कंट्री आती है। तो उसके बारे में मैं आपको आज की शाम की न्यूज में पढ़ाऊंगा। मैंने अभी सुबह उसके बारे में पढ़ा, कल वो डील साइन हुई थी, तो अभी मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि दोनों फिर एक ही जैसी न्यूज हो जाती। मैं उसको शाम को पढ़ाऊंगा, है ना। शाम को रशिया ने किसके साथ डील साइन किया, क्या क्या डील साइन किया वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक बार आप बोर्ड देख लीजिए पूरा। तो आशा करता हूँ आपने सारा बोर्ड देख लिया होगा, आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, है ना, अच्छे से आप समझ लिया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमारी समझ में ये नहीं आया, तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जो भी हमारा शाम का लेक्चर होगा 9 फरवरी का, या कल सुबह का होगा 10 फरवरी का, उसमें सबसे पहले जो आपकी परेशानी है उसको समझाऊंगा। उसके बाद जो लेक्चर की न्यूज मैंने शॉर्टलिस्ट करके होंगे फिर वो आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। जो हमारा चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, उसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम आपको और अच्छे तरीके से बढ़ा सके और अपने चैनल को थोड़ा बड़ा कर सके, और जो और ज्यादा टीचर है और ज्यादा सब्जेक्ट के लिए टीचर्स ला सके, इसलिए हमको ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करिए। जैसे हमारी फैमिली, हमारी जो एक फैमिली तो है, हमारा जो चैनल है उसके आप भी मेंबर बनोगे, हम भी उसके मेंबर है, और ज्यादा टीचर हम लेके आएंगे वो भी उसके मेंबर है ना। तो ये जो टीचर्स है हम इनको ज्यादा से ज्यादा ला सके, जैसे ही फैमिली बड़ी होती चली जाएगी, है ना, ऐसे टीचर्स बढ़ते चले जाएंगे। कोशिश करें फैमिली ज्यादा से ज्यादा बढ़े, हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा ऊपर चले। और ऊपर कैसे बढ़ेगा, कैसे, तो इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, है ना। जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करोगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखने आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग देखने आएंगे तो बढ़ेगा चैनल। तो कोशिश करो कि आप बहुत पूरी मेहनत से अपनी एग्जाम को भी देखो और थोड़ी सी मेहनत हमारे चैनल के लिए भी कर लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे आज शाम की करंट अपडेट्स की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।